rebound hammer test. Okay, so it is a important type of non-destructive testing which is used for strength analysis of concrete. Okay, so इसका मैकेनिज्म क्या है और इसको हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए देखते हैं जरा। एक्चुअली रिबाउंड हैमर को इसका और एक नाम है, इसको स्मिथ रिबाउंड हैमर भी कहा जाता है। जस्ट ए मिनट। स्मिथ रिबाउंड हैमर के नाम से भी ये पॉपुलर है, रिबाउंड हैमर। अभी इसके अंदर का मैकेनिज्म जरा पहले समझते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि ये क्या निकाल के देता है। तो इसका अंदर की मैकेनिज्म अगर हम समझे, ये रिबाउंड हैमर का ऊपर से आपको ये फोटो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये एक स्केल सिस्टम है, स्केल सिस्टम है। और इस स्केल सिस्टम का काम क्या है, रिबाउंड नंबर को मेजर करना या फिर रिबाउंड वैल्यू को मेजर करना, ये स्केल सिस्टम का काम है। अब वो जो रिबाउंड वैल्यू आप मेजर करोगे, ठीक है, उस रिबाउंड वैल्यू को यूज करके यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, देखिए। इस ग्राफ की मदद से हम ये सारा इंपेरिकल रिलेशनशिप डेवलप करके ये सब ग्राफ बना के दिया हुआ है। जो मैन्युफैक्चरर है, मतलब जिसने इस मशीन को बनाया, जिस इक्विपमेंट को बनाया, उसी ने डिफरेंट टेस्टिंग करके एक इंपेरिकल रिलेशनशिप डेवलप करके फिर ये स्केल और ये ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बना के दिया है। और तो रिबाउंड वैल्यू जो हम स्केल के थ्रू से देखेंगे, उसको इस ग्राफ के थ्रू से इस कर्व को यूज करके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रीड कर लेंगे। समझ में आ रहा? तो रिबाउंड हैमर टेस्ट जो है ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। इट इज ए व्हाट? इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, सो आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर compressive strength of concrete। ओके, अब ये कैसे मेजर करता है जरा हम देखते हैं। एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जो बेसिक्स है, मैंने जब आपको बेसिक्स बताई थी एनडीटी की, तो मैंने वहां पे ये बताया था एनडीटी को यूज करके हम डायरेक्टली कोई भी चीज प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट मेजर कर लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम उसके स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करते हैं। मतलब वहां से अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा ये प्रॉपर्टी इतना ऐसा है तो उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे रिबाउंड हैमर के केस में होती है। अब वो क्या होती है जरा चेक करते हैं हम। चलिए उसका पहले मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ। तो इस तरह का कुछ सिस्टम रहता है रिबाउंड हैमर का, देखिए। जस्ट ए मिनट। एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स, सो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। इस तरह का सिस्टम रहता है, ठीक है। ये एक रिबाउंड हैमर हो गया। तो सबसे ऊपर क्या है, एक स्केल सिस्टम है, जैसा कि इसका नाम है रिबाउंड हैमर। रिबाउंड मतलब क्या है? रिबाउंड मतलब मान लो कि कोई एक सरफेस है, ठीक है, कोई एक सरफेस है। इस सरफेस पे आप एक गेंद फेंक दिए, मतलब मान लो एक बॉल आपने जोर से मारा, तो बॉल को मारा तो बॉल रिएक्शन की मदद से वापस आ सकती है। तो ये जो बॉल वापस आ रही है इसी को कहेंगे हम रिबाउंड, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रिबाउंड होती है। तो अब यहाँ पे क्या ऐसा रिबाउंड होता है इसके बारे में जरा हम देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये यहाँ पे स्केल सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर एक हथौड़ा होता है, हैमर का बात चल रहा है तो बिल्कुल एक हथौड़ा होता है, ठीक है, एक मास होती है। तो ये मान लो कि आपका ये रिबाउंड मास है या फिर हथौड़ा कह लो। ओके, अब इस मास से एक प्लंजर जुड़ी हुई रहती है, एक रॉड जैसा प्लंजर कनेक्टेड रहती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक स्प्रिंग सिस्टम भी होता है, प्लस इधर एक रिलीज बटन होता है। रिलीज बटन आप अगर तस्वीर देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिलीज बटन दिख रहा है।
रिलीज बटन। अब ये रिलीज बटन का काम क्या है कि आप जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे, ओके, तो ये जो प्लंजर है इसको हम कहेंगे प्लंजर, इसी को कहते हैं प्लंजर। और ये जो प्लंजर है ये अंदर एक मास के साथ कनेक्टेड है, हथौड़े के साथ। मैंने अंदर आपको इससे पहले वाले डायग्राम जो हम डायग्राम बना रहे थे उसमें मैंने दिखाया था। ओके, आप जैसे ये रिलीज बटन प्रेस करोगे तो ये प्लंजर आगे मूव करेगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ ये आगे मूव करेगा। अब वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये जो स्प्रिंग सिस्टम अंदर में कनेक्टेड है, ओके, ये जो स्प्रिंग सिस्टम है, ये स्प्रिंग सिस्टम इसे एक एनर्जी प्रोवाइड करेगी जिसकी मदद से ये प्लंजर आगे मूव करेगा। तो आगे मूव करेगा तो अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखिए, और एक चीज रहती है इधर, ये जो प्लंजर को आगे पीछे अगर करवाना है ये अपने आप तो नहीं हो सकता है ना, तो इसके अंदर एक सिस्टम रहती है जिसको कहते हैं राइडर सिस्टम, जो कि ये हेल्प करती है मतलब इस मास को आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, इसको कहेंगे राइडर सिस्टम, राइडर सिस्टम। फिर ये हो गया आपका रिलीज बटन। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा इस पे शॉर्ट नोट्स तो आपको ये डायग्राम बनानी होगी। फिर हैमर मास, हैमर मास, स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम, फिर ये प्लंजर। ओके, बस इतना ही, और इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करनी है, जो चीज लिखनी है वो हम लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे आपने रिलीज बटन प्रेस किया तो राइडर सिस्टम क्या करता है, ये जो पूरा मास है, ओके, इसको आगे पुश करेगा। तो ये आगे पुश होगा जैसे ही, ओके, विद ए पर्टिकुलर एनर्जी। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपके पास कोई सरफेस है जिसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हो। तो लेट्स सपोज कि इधर आपका कंक्रीट का सरफेस है, ओके, दिस इज योर कंक्रीट सरफेस। तो ये कंक्रीट सरफेस से टकराएगी, ओके, विद पर्टिकुलर एनर्जी आपने इसको रिलीज किया तो ये कंक्रीट सरफेस से टकराई, टकरा के फिर ये जो प्लंजर है ये वापस रिबाउंड होगा। तब ये जब वापस रिबाउंड होगा तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ होगा, है ना। तो जो कंपनी ने इसे बनाया है वो उस पर्टिकुलर एनर्जी के रेस्पेक्ट में आपका रिबाउंड वैल्यू कितना होना चाहिए वो इस स्केल पे शो कर देगा। यहां से हम क्या मेजर कर लेंगे, रिबाउंड वैल्यू, ओके, या फिर रिबाउंड नंबर ऐसे कह लो। तो अब ये रिबाउंड वैल्यू को जो भी निकल के आएगी इसको हम इस ग्राफ के मदद से हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो ये ओवरऑल एक इनडायरेक्ट मेथड, एक इंपेरिकल मेथड है, ठीक है। और आपको ये जानने में जरा इंटरेस्टिंग होगा कि इस इक्विपमेंट ये एकदम छोटा सा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा रहता है। हम लोगों ने लैबोरेटरी में यूज किया था, तो एमटेक में यूज किया था, बीटेक में तो देखने को भी नहीं मिलता है। एमटेक में हम लोगों ने इसको यूज किया था। इसकी जो कॉस्ट होती है इट इज अराउंड 14,000, 13,000, 12, मतलब 10,000 के ऊपर से अच्छा रिबाउंड हैमर शुरू होता है। ओके, अच्छा कंपनी का लोगे विद गुड एक्यूरेसी तो 10,000 के ऊपर से शुरू होगा। हमारे पास जो था इट वाज उसका जो कॉस्ट था दैट वाज 13,500 समथिंग। ओके, वेल, तो अब देखिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये प्लंजर जब कंक्रीट सरफेस के अगेंस्ट में प्रेस होगा तो ये रिबाउंड करेगी तो रिबाउंड वैल्यू हम मेजर करेंगे और उसके मदद से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो देखो, कोई सरफेस अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, कोई सरफेस अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, ठोस है, अब उस पे कोई बॉल मारो, ठीक है, उस पे बॉल मारो तो वो और ज्यादा मतलब फोर्स के साथ रिबाउंड होगा, समझ रहे हो। लेकिन कोई सरफेस मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ उसका नहीं है, किसी सरफेस का ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उस पे मारोगे तो वो ज्यादा अच्छे से वो रिबाउंड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि सरफेस हार्डनेस पे ये डिपेंड करता है। अगर कंक्रीट का सरफेस हार्डनेस ज्यादा है, कंक्रीट का सरफेस हार्डनेस ज्यादा, आपको रिबाउंड वैल्यू भी ज्यादा मिलेगा, ओके, और उस रिबाउंड वैल्यू की मदद से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालो। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बेसिक मैकेनिज्म क्या है, इट मेजर्स द सरफेस हार्डनेस। ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है आपका सरफेस हार्डनेस।
और सरफेस हार्डनेस को हम इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम एम्पिरिकल रिलेशनशिप फॉर दिस डिवाइस वी कोरिलेट इट विद द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आर वी क्लियर? समझ में आई यहां तक बात? ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? इट मेजर सरफेस हार्डनेस। अब सोचो, तो चूंकि ये केवल सरफेस का हार्डनेस के बेसिस पे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा है, तो ये केवल सरफेस कंक्रीट का स्ट्रेंथ बता पा रहा है। अंदर में जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ कैसा है ये नहीं बता पा रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें मास कंक्रीटिंग के केस में, ओके, मास कंक्रीटिंग मतलब लेट्स सपोज कि आप डैम बनाए हो कहीं पे, तो डैम तो बहुत बड़ा है, बहुत उसका थिकनेस चौड़ा है, आप रिबाउंड हैमर यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, किधर? इधर आप टेस्ट कर रहे हो रिबाउंड हैमर को यूज करके, तो यहाँ पे हो सकता है सरफेस ठोस हो, है ना, तो आपको ज्यादा रिबाउंड वैल्यू मिलेगा, तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर में क्या है कंक्रीट का, अंदर का कंक्रीट का कितना स्ट्रेंथ है, कैसे स्ट्रेंथ है, इसका कोई आइडिया मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा। ये केवल सरफेस का आइडिया देगा। और ये कहां तक का जनरली आइडिया दे पाता है? अप्रोक्सीमेटली 30 mm या फिर कह लो 3 सेंटीमीटर थिकनेस तक का कंक्रीट का ये अच्छे से स्ट्रेंथ बता देगा। समझ में आ रहा? ओके, लेकिन अंदर का कोई आइडिया नहीं देगा, ये बाहर सरफेस का आइडिया देगा। अभी इसका एक डिमेरिट है, ये तो अपने आप का डिमेरिट, अपने आप में एक डिमेरिट हो गया कि ये केवल बाहरी परत का हार्डनेस के बेसिस पे उसका बाहरी कंक्रीट का स्ट्रेंथ बताता है, सरफेस कंक्रीट का स्ट्रेंथ बता देगा ऑन बेसिस ऑफ हार्डनेस ऑफ इट। ठीक है, अब देखो कंक्रीट में आपका डिफरेंट इंग्रेडिएंट होता है। कंक्रीट तो केवल सीमेंट का नहीं, कंक्रीट में सैंड है, एग्रीगेट है, सब कुछ है। तो लेट्स सपोज कि आप कहीं पर रिबाउंड हैमर टेस्ट कर रहे हो और जो प्लंजर है, ठीक है, प्लंजर जो है ये डायरेक्ट एग्रीगेट से ही टकरा गया, तो एग्रीगेट का हार्डनेस ज्यादा है। तो एग्रीगेट का हार्डनेस ज्यादा है, मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा कंक्रीट, इधर एक एग्रीगेट था, इधर एग्रीगेट नहीं है, इधर नहीं है ना, इधर अंदर में थोड़ा एग्रीगेट है, लेकिन सरफेस पे यहाँ पे सरफेस पे एग्रीगेट है और आपने उसी जगह पे रिबाउंड हैमर टेस्ट कर दिया, तो एग्रीगेट का हार्डनेस ज्यादा है तो रिबाउंड वैल्यू ज्यादा मिलेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर वहां पे आपका एक एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी एक रिजल्ट में, ओके, इन द रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको अगल बगल टेस्ट करना था, है ना, तो इसलिए लगभग 3-4 स्पॉट हम कनेक्ट लेते हैं, ओके, और हम डिफरेंट स्पॉट्स पे निकालते हैं, कोई एक ही जगह पे स्ट्रेंथ निकाल के नहीं छोड़ते। हो सकता है वहां पे एग्रीगेट हो और उसी के अगेंस्ट जो आपका प्लंजर है वो टकरा गया, तो रिबाउंड वैल्यू आपको ज्यादा मिल जाएगा। ओके, तो वो एक्चुअल स्ट्रेंथ उतना वो शो नहीं कर पाएगा। फिर बात क्लियर है? ओके, और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी क्या है? ये सरफेस कंक्रीट का स्ट्रेंथ का आइडिया देता है, लेकिन कंक्रीट के अंदर का कोई हाल समाचार ये नहीं बताता। क्लियर है? और इसका मैकेनिज्म क्या है? द मैकेनिज्म इज इट मेजर बेसिकली द सरफेस हार्डनेस, ओके, एंड ऑन बेसिस ऑफ हार्डनेस it measure the rebound value, and by using that rebound value and empirical equations or empirical correlation between the rebound value and compressive strength we find out the compressive strength of concrete. Clear है? Okay, now अब जरा इसको यूज करके हम कैसे काम करेंगे इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो, ये रिबाउंड हैमर का जो प्लंजर है, आप हो सकता है हॉरिजॉन्टली इसको प्रेस कर पाओ, या फिर लेट्स सपोज कि कंक्रीट सरफेस ऐसा है तो आप रिबाउंड हैमर को ऐसे वर्टिकली रख के ऐसे प्रेस कर सकते हो, या फिर लेट्स सपोज कि कंक्रीट सरफेस स्लैब है आपका, आप नीचे से टेस्ट कर रहे हो तो ऐसे आप टेस्टिंग कर सकते हो, है ना, वर्टिकली अपवर्ड, इस तरह से डिफरेंट उसका है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे आप रख सकते हो, है ना, तो डिफरेंट एंगल से इसका। तो देखिए वो क्या क्या है। मेथड ऑफ टेस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ रिबाउंड हैमर, आप हॉरिजॉन्टली उसको रख सकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, इंक्लाइंड डाउन, वर्टिकल डाउनवर्ड, है ना। आपको कुछ इमेजेस दिखाते हैं, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये एकदम हॉरिजॉन्टली टेस्ट कर रहा है, ये वर्टिकल अपवर्ड टेस्ट कर रहा है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड टेस्ट कर रहा है। आप कहीं से भी टेस्ट करो, हाँ, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल, ये तीनों ज्यादा एक्यूरेट होता है। इंक्लाइंड आप करोगे तो हो सकता है उतना इफेक्टिव रिबाउंड ना हो, ओके, ये तीनों खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वेल, हम लोग क्लियर है यहाँ तक रिबाउंड हैमर के बारे में? समझ गए आप? तो इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखिए,
first point, it is an indirect method of measurement of compressive strength of concrete. Second point, it do not give exact value of strength but gives approximate result of strength of concrete. Approximate result of strength of concrete. Next, it is basically a surface hardness tester, and using this hardness property of concrete and empirical equations, rebound number is observed using scale fitted to device, which is further correlated with the compressive strength of concrete. तो इस पॉइंट में क्या अंडरलाइन करना है? हार्डनेस टेस्टर. और क्या कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है कंक्रीट का? ये हार्डनेस प्रॉपर्टी को यूज करता है टू गिव द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके. नेक्स्ट, इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस कंक्रीट. इट गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस कंक्रीट. अगर लिखना है कहां तक, तो ये 3 mm तक, 3 सेंटीमीटर तक काम अच्छे से करता है. एंड गिव्स नो आइडिया फॉर स्ट्रेंथ ऑफ इनसाइड ऑफ कंक्रीट, inside of concrete mass. Procedure लिखिए. A rebound hammer is used in this test, comma, the plunger of rebound hammer strike to concrete surface with the help of release button and rider mechanism. Next, rebound number is seen from scale and by using graph or calibrated chart present on device surface, compressive strength is calculated. ओके, बस यही प्रोसीजर है, सिंपल सा है. तो इसका एडवांटेज अगर आप लिखने को जाओ तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि सिंपल इन ऑपरेशन. ओके, ये क्या है? सिंपल इन ऑपरेशन. आप सिंपल क्यों है? क्योंकि आपको डिवाइस तो बनाना नहीं है. डिवाइस बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपके पास डिवाइस है, एक बार उसका यूज कैसे करना है और उसको यूज करके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, अगर आप सीख गए तो बस निकाल दोगे. ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी, मतलब टेक्निकलिटी का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है. ओके, सिंपल इन ऑपरेशन है, ये एडवांटेज लिख सकते हैं और क्विक रिजल्ट आपको मिलता है. दूसरा एडवांटेज ये लिख सकते हो. बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर. अब इसका जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है, ये सब सवाल में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं, ये ओवरऑल कंक्रीट मास का स्ट्रेंथ नहीं बताता है. इट गिव्स ओनली आइडिया अबाउट सरफेस कंक्रीट. इट डू नॉट गिव strength of overall concrete mass instead give idea about strength of सरफेस कंक्रीट ओनली. ये किसका डिसएडवांटेज है? सरफेस कंक्रीट ओनली. नेक्स्ट डिसएडवांटेज आप क्या लिख सकते हो? जैसा कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है? सरफेस का हार्डनेस को मेजर करेगा. तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट एग्रीगेट से टकरा जाए, तो एग्रीगेट से अगर उसका प्लंजर टकरा गया तो रिबाउंड वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऐसे केसेस में ज्यादा शो हो सकता है ना. ये एक डिमेरिट है. ओके, लिखिए. दी हैमर में दी प्लंजर ऐसे लिखिए. दी प्लंजर ऑफ रिबाउंड हैमर may strike to aggregate present on the surface of concrete,
which will show pseudo result concerning strength of concrete. Concerning strength of concrete. Pseudo result मतलब सही जानकारी नहीं देगा, आपको गलत जानकारी दे देगा, ठीक है। तो ये थे आपका रिबाउंड हैमर टेस्टिंग के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल। तो जैसे कि आपने देखा, आपने चीज़ों को पढ़ा भी, समझा भी, और थियोरिटिकल जो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने का था वो भी आपने अच्छे से इजीली अगर समझ लिए हो चीज़ों को तो अपने लैंग्वेज में उसको बना के लिख सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ एक बार समझ लिया, लिख लिया कॉपी पे, एक बार रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, चीजें आपको ध्यान में नहीं रहेंगी, ठीक है। सो वेल, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, एंड नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल लुक इनटू इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। तो ये बिल्डिंग मटेरियल का पेड कोर्स है, तो ये कुछ डेमो हमने छोड़ा था। अगर आपको फुल कोर्स में एनरोल करना है, the price is Rs699 only, and the syllabus which I am discussing here is applicable for any kind of examination which you are going to attempt in your career. Good luck. Contact करिए 7008 420 353 पर। Thank you very much.